उस रात मेरी पत्नी ने मुझसे कहा, अगर मैं कल मर जाऊं तो क्या तुम दूसरी शादी कर लोगे? उस वक्त रात के करीब 2 बजे थे। बाहर तेज बारिश हो रही थी। बिजली की चमक खिड़की के शीशों पर पड़ रही थी और कमरे में हल्की नीली रोशनी फैल जा रही। मैं आधी नींद में था। उसकी बात सुनकर मेरी आंख खुल गई। मैंने करवट बदलकर उसे देखा। वो मेरी तरफ पीठ किए लेटी थी। ये कैसा सवाल है कंगना? मैंने हल्की हंसी के साथ कहा, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। कुछ सेकंड तक कमरे में सिर्फ बारिश की आवाज गूंजती रही। फिर उसने बहुत धीरे से कहा, बस बता दो। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे कोई बहुत दूर से बोल रहा हो। मैं उठकर बैठ गया। तुम मरने वरने की बातें क्यों कर रही हो? वो भी उठकर बैठ गई। उसकी आंखें लाल थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो काफी देर से रो रही हो, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बिना बताए चले जाते हैं। उसकी बात सुनकर मेरे सीने में अजीब सी बेचैनी उठी। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं हूं ना, कहीं नहीं जाने दूंगा तुम्हें। कंगना हल्का सा मुस्कुराई। फिर उसने अपना सिर मेरे कंधे पर रख दिया। काश ये सच होता। उस वक्त मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि वो हमारी आखिरी सामान्य रात थी और अगले ही दिन मेरी पूरी दुनिया बिखरने वाली थी। मेरा नाम आशीष है। 5 साल पहले मेरी मुलाकात कंगना से हुई। हमारी कहानी किसी फिल्मी प्रेम कहानी जैसी नहीं थी। ना कोई टक्कर हुई थी, ना कोई स्लो मोशन वाला सीन, ना पहली नजर वाला प्यार। हम दोनों एक सरकारी अस्पताल में मिले थे। मैं अपने पिता के इलाज के लिए वहां रोज आता था और कंगना अपनी माँ की देखभाल करने। वो हमेशा सफेद सूती कुर्ता पहनती थी। चेहरे पर थकान रहती थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सी शांति थी। एक दिन कैंटीन में बैठा मैं चाय पी रहा था। तभी सामने वाली कुर्सी पर आकर वो बैठ गई। उसके हाथ कांप रहे थे। मैंने पूछा, सब ठीक है? और पता नहीं क्यों वो रो पड़ी। शायद कई दिनों का दर्द उसके अंदर जमा था। उस दिन पहली बार हम बात करने लगे, फिर रोज मिलने लगे। दो अजनबी धीरे धीरे एक दूसरे की आदत बन गए। लेकिन जिंदगी शायद हमारी कहानी से खुश नहीं थी। 3 महीने बाद उसकी माँ का देहांत हो गया। पिता इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए और कुछ ही दिनों बाद उनका भी देहांत हो गया। उसी साल मेरे पिता भी चल बसे। हम दोनों के पास एक दूसरे के अलावा कोई नहीं बचा था और शायद इसी वजह से हमने शादी कर दी। लोग कहते थे कि दुख इंसानों को करीब ले आता है। शायद सच कहते थे। शादी के बाद हमारी जिंदगी बहुत साधारण थी। एक छोटा सा किराए का घर, सीमित कमाई, ढेर सारे सपने और बहुत सारा प्यार। हमारे पास महंगी कार नहीं थी, विदेश घूमने के पैसे नहीं थे, लेकिन रात को छत पर बैठकर चाय पीने का सुख था। वो अक्सर कहती थी, आशीष, अगर जिंदगी ऐसे ही निकल जाए तो मुझे कोई शिकायत नहीं होगी। मैं हंसकर कहता, मुझे होगी। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें दुनिया दिखाना चाहता हूँ। वो मुस्कुराकर जवाब देती, मेरी दुनिया तो यहीं बैठी है। और फिर मेरा हाथ पकड़ लेती। समय बीतता गया। हमारी शादी को 4 साल हो चुके थे। बस एक कमी थी, हमारे घर में बच्चे की किलकारी नहीं गूंज पाई थी। शुरू में हमने ध्यान नहीं दिया, फिर धीरे धीरे रिश्तेदारों के सवाल शुरू हो गए। अभी तक कोई खुशखबरी नहीं? डॉक्टर को दिखाया? कहीं कोई समस्या तो नहीं? ये सवाल धीरे धीरे कंगना को अंदर से तोड़ने लगे। मैं उसे समझाता, लेकिन समाज की बातें इंसान के दिल में जहर की तरह उतर जाती हैं। एक दिन मैंने उसे कमरे में अकेले रोते देखा। वो बच्चे के छोटे छोटे कपड़े देख रही थी, जो उसने कभी खरीद कर छिपा लिए थे। उस दिन पहली बार मुझे महसूस हुआ कि वो कितनी टूट चुकी है। कुछ महीनों बाद हमने टेस्ट करवाए। रिपोर्ट देकर डॉक्टर कुछ देर चुप रहे। फिर उन्होंने कहा, मुझे अफसोस है। बस इतना सुनना काफी था। उस दिन अस्पताल से लौटते समय पूरे रास्ते कंगना चुप रही। घर पहुंचकर उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया और पूरी रात रोती रही। मैं दरवाजे के बाहर बैठा रहा, लेकिन उसके दर्द तक नहीं पहुंच पाया। उस रिपोर्ट के बाद कंगना पहले जैसी नहीं रही। बाहर से वो सामान्य दिखने की कोशिश करती थी, लेकिन मैं समझ सकता था कि उसके अंदर कुछ टूट चुका है। कई बार रात को मेरी आंख खुलती तो मैं उसे खिड़की के पास बैठा पाता।
वो चुपचाप आसमान देखती रही। जब मैं पूछता कि क्या सोच रही हो, तो वो मुस्कुरा देती और कहती, कुछ नहीं। लेकिन उसके कुछ नहीं के पीछे बहुत कुछ छिपा होता था। मैंने कई बार उसे समझाया कि बच्चा होना ही जिंदगी का मकसद नहीं होता। हम चाहें तो किसी बच्चे को गोद भी ले सकते हैं। लेकिन हर बार वो बात टाल देती। शायद उसे लगता था कि वो मुझे वो खुशी नहीं दे पाई जिसकी मैं हकदार था। जबकि सच तो ये था कि मेरे लिए उसकी मौजूदगी ही सबसे बड़ी खुशी थी। धीरे धीरे समय फिर पटरी पर लौटने लगा। हम दोनों ने अपने दर्द के साथ जीना सीख लिया। लेकिन किस्मत ने अभी हमारा इम्तिहान खत्म नहीं किया था। एक शाम में ऑफिस से लौटा तो देखा कि कंगना रसोई में बेहोश पड़ी थी। मेरे हाथ पैर फूल गए। मैं तुरंत उसे अस्पताल लेकर भागा। डॉक्टरों ने कई टेस्ट किए। उस रात अस्पताल के कॉरिडोर में बैठा मैं लगातार भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि सब ठीक हो। करीब 3 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे पर वही गंभीरता थी जो मैंने कुछ साल पहले रिपोर्ट वाले दिन देखी थी। मेरे दिल की धड़कन रुक सी गई। क्या हुआ डॉक्टर? मैंने घबरा कर पूछा। उन्होंने गहरी सांस ली। मरीज को ब्रेन ट्यूमर है। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कानों में विस्फोट कर दिया हो। बाकी शब्द सुनाई देना बंद हो गए। सिर्फ एक ही बात मेरे दिमाग में गूंज रही थी, ब्रेन ट्यूमर। मैंने कांपती आवाज में पूछा, इलाज हो जाएगा ना? डॉक्टर कुछ सेकंड चुप रहे, फिर बोले, हम पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन बीमारी काफी आगे बढ़ चुकी है। उस पल मेरी पूरी दुनिया अंधेरे में डूब गई। जिस इंसान के बिना मैंने जिंदगी की कल्पना तक नहीं की थी, उसे खोने का डर पहली बार मेरे सामने खड़ा था। जब कंगना को होश आया तो उसने सबसे पहला सवाल यही पूछा, डॉक्टर ने क्या कहा? मैं उससे झूठ नहीं बोल पाया, सब कुछ बता दिया। कुछ देर तक वो मुझे देखती रही, फिर मुस्कुरा दी। ऐसा लगा जैसे उसे पहले से सब पता हो। तो यही वजह थी, उसने बहुत धीरे से कहा। क्या मतलब? मैंने पूछा। उसने सिर हिलाया, कुछ नहीं। लेकिन उस दिन के बाद मुझे समझ आने लगा कि शायद पिछले कई महीनों से वो अपने शरीर में हो रहे बदलाव महसूस कर रहे। शायद उसी वजह से उसने उस रात मुझसे पूछा था कि अगर वो मर जाए तो क्या मैं दूसरी शादी करूंगा। इलाज शुरू हो गया। अस्पताल हमारे जीवन का हिस्सा बन गया। कभी कीमोथेरेपी, कभी स्कैन, कभी दवाइयां, कभी नई उम्मीद, कभी नया डर। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि कंगना खुद से ज्यादा मेरी चिंता करती थी। जब मेरे चेहरे पर थकान दिखती तो वो हंसकर कहती, मरीज मैं हूं या तुम? जब मैं रोने लगता तो वो मेरा हाथ पकड़कर कहती, अगर तुम टूट गए तो मुझे कौन संभालेगा? कभी कभी मुझे लगता था कि बीमारी उसके शरीर में नहीं, मेरे अंदर फैल रही है, क्योंकि दर्द उसे हो रहा था और टूट मैं रहा था। एक दिन अस्पताल के कमरे में बैठे बैठे उसने अचानक कहा, आशीष, एक वादा करोगे? अगर मैं चली जाऊं तो खुद को खत्म मत कर लेना। मेरी आंखों में आंसू आ गए। ऐसी बातें मत करो, पहले वादा करो। मैंने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। तुम कहीं नहीं जाओगे। वो मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में मुझे सच दिखाई दे रहा था। उसे अपनी मंजिल दिखने लगी और मैं अब भी रास्ता बदलने की उम्मीद कर रहा था। इलाज के दौरान एक दिन मुझे उसकी अलमारी में एक डायरी मिली। मैंने कभी उसकी चीजें नहीं टटोली थी, लेकिन उस दिन डायरी अपने आप नीचे गिर गई। पहले तो मैंने उसे उठाकर वापस रखने की सोची, फिर न जाने क्यों पहला पन्ना खोल लिया और जो पढ़ा उसे पढ़कर मेरी सांसें रुक सी गईं। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, जिस दिन आशीष को मेरी बीमारी के बारे में पता चलेगा, शायद मैं बहुत देर कर चुकी होंगी। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे जाने के बाद वो ये जाने कि मैंने उससे कितना प्यार किया था। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने अगला पन्ना खोला, फिर अगला, और हर पन्ने के साथ मेरी आंखें भीगती चली गईं। कंगना पिछले 1.5 साल से अपनी बीमारी के शुरुआती लक्षण महसूस कर रही, लेकिन उसने कभी मुझे नहीं बताया, क्योंकि उसी समय मेरे बिजनेस में भारी नुकसान हुआ था। मैं पहले से तनाव में था और वो नहीं चाहती थी कि मैं और टूट जाऊं। इसलिए वो चुप रही, दर्द सहती रही, सिर दर्द छिपाती रही, चक्कर आने की बात छुपाती रही और धीरे धीरे बीमारी बढ़ती रही।
मैं डायरी पढ़ते हुए फूट फूट कर रो पड़ा। जिस लड़की को मैं अपनी जिंदगी समझता था, वो अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर मेरी मुस्कान बचाने की कोशिश करती रही। उस रात में पूरी डायरी पढ़ता रहा। हर पन्ने पर उसका प्यार बिखरा हुआ था। कहीं उसने हमारे पहले झगड़े का जिक्र किया था, कहीं पहली बारिश में भीगने की याद लिखी थी, कहीं मेरे जन्मदिन की तस्वीर चिपकाई थी। लेकिन जैसे जैसे आखिरी पन्ने करीब आते गए, उसकी लिखावट बदलती गई। शब्दों में दर्द बढ़ता गया। ऐसा लग रहा था जैसे हर पन्ने के साथ उसकी जिंदगी थोड़ा थोड़ा कम हो रही हो। एक जगह उसने लिखा था, मुझे मौत से डर नहीं लगता, मुझे सिर्फ इस बात से डर लगता है कि मेरे जाने के बाद आशीष अकेला हो जाएगा। वो बाहर से बहुत मजबूत दिखता है, लेकिन अंदर से बिल्कुल बच्चे जैसा है। उसे अपने आंसू छिपाने नहीं आते। उस पन्ने पर मेरे आंसुओं की बूंदें गिर गईं। मैं सोच भी नहीं पा रहा था कि जो लड़की खुद मौत से लड़ रही थी, वो आखिरी समय तक मेरी चिंता कर रही थी। अगले कुछ महीनों में उसकी तबीयत तेजी से बिगड़ने लगी। पहले वो घर में चल फिर लेती थी, फिर सहारे की जरूरत पड़ने लगी। उसके बाद व्हील चेयर पर आ गई, और फिर एक दिन ऐसा आया जब वो बिस्तर से भी नहीं उठ सकी। लेकिन उसकी मुस्कान नहीं गई। शायद शरीर हार रहा था, लेकिन उसकी आत्मा अब भी जीतना चाहती थी। एक शाम उसने कहा, मुझे छत पर ले चलोगे? मैंने उसे सावधानी से व्हील चेयर पर बिठाया और छत पर ले गया। सूरज डूब रहा था, आसमानी नारंगी रंग से भर गया था। कंगना काफी देर तक उस दृश्य को देखती रही, फिर बोली, याद है शादी के बाद हम यहीं बैठकर चाय पीते थे? मैंने सिर हिलाया, याद है। वो हल्का सा मुस्कुराई। तब मुझे लगता था कि जिंदगी बहुत लंबी है। मैं कुछ नहीं बोला, क्योंकि मेरे पास कोई जवाब नहीं था। उसने मेरी तरफ देखा, आशीष, अगर जिंदगी दोबारा मिली ना, तो मैं फिर तुम्हें ही चुनूंगी। मेरी आंखें भर आईं, और मैं भी। झूठ, सच। फिर भी लड़ाई करोगे? मैं हंस पड़ा। हाँ, वो भी हंस दी। कई महीनों बाद उस दिन हम दोनों ने दिल से हंसने की कोशिश की थी, लेकिन शायद हम दोनों जानते थे कि ये हंसी विदाई की हंसी थी। उस रात वो मेरा हाथ पकड़कर सोई, जैसे कोई बच्चा अंधेरे से डरकर अपनी माँ का हाथ पकड़ लेता है। और मैं पूरी रात जागता रहा। मुझे डर था कि कहीं आंख बंद करूं और उसे खो ना दूं। लेकिन इंसान चाहे कितना पहरा दे ले, समय को नहीं रोक सकता। 3 दिन बाद सुबह 4 बजे उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। मैं उसे लेकर अस्पताल भागा। डॉक्टर उसे लेकर अंदर गए, और मैं बाहर बैठ गया। मेरे हाथ कांप रहे थे। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि लगता था सीने से बाहर निकल आएगा। करीब 1 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए। उनकी आंखें झुकी हुई थी। मैं सब समझ गया, लेकिन फिर भी मैंने पूछा, कैसी है वो? डॉक्टर ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। हमें अफसोस है, बस 2 शब्द, और मेरी पूरी दुनिया खत्म हो। उस पल मुझे लगा जैसे मेरे अंदर कुछ टूटकर हमेशा के लिए बिखर गया हो। मैं अस्पताल के फर्श पर बैठ गया। आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैं चिल्लाना चाहता था, रोना चाहता था, भगवान से लड़ना चाहता था, लेकिन कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि जिस इंसान के लिए मैं लड़ता, वो अब जा चुकी थी। उसकी अंतिम यात्रा में सैकड़ों लोग आए। सबने कहा कि वो बहुत अच्छी लड़की थी। सबने कहा कि भगवान अच्छे लोगों को जल्दी बुला लेते हैं। सबने कहा कि समय सब ठीक कर देगा। लेकिन उस दिन मुझे एहसास हुआ कि कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें समय भी ठीक नहीं कर सकता। उसके जाने के बाद घर घर नहीं रहा। दीवारें वही थी, फर्नीचर वही था, कमरे वही थे, लेकिन जिंदगी नहीं थी। रसोई में उसकी हंसी नहीं थी, छत पर उसकी कोई आवाज नहीं थी, सुबह चाय की खुशबू नहीं थी। सब खुश था, बस वो नहीं थी, और उसके बिना सब अधूरा था। मैं कई महीनों तक ठीक से सो नहीं पाया। कई बार आधी रात को लगता कि वो मुझे पुकार रही है। मैं उठकर पूरे घर में उसे ढूंढता। फिर याद आता कि वो अब कभी नहीं लौटेगी, और हर बार मेरा दिल फिर से टूट जाता। एक दिन उसकी डायरी का आखिरी हिस्सा पढ़ते हुए मुझे एक लिफाफा मिला। उस पर लिखा था, इसे मेरे जाने के बाद खोलना। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने लिफाफा खोला। अंदर एक चिट्ठी थी। उसमें लिखा था, प्रिय आशीष, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि मैं जा चुकी हूँ।
सबसे पहले एक बात जान लो, तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी थे। मुझे कभी इस बात का अफसोस नहीं रहा कि हमारी जिंदगी छोटी रही। मुझे खुशी है कि जितनी भी रही तुम्हारे साथ रही। लेकिन अब मुझे तुमसे एक आखिरी जिद करनी है। तुम अकेले मत रहना। जिंदगी को सजा मत देना सिर्फ इसलिए कि मैं नहीं हूं। अगर कभी किसी से प्यार हो जाए तो खुद को मत रोकना। मुझे धोखा देने जैसा महसूस मत करना, क्योंकि प्यार बांटने से कम नहीं होता। और हाँ, अगर कभी हमारी कोई बेटी होती तो मैं उसका नाम महक रख। मुझे ये नाम बहुत पसंद था। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते मेरी आंखों के सामने सब धुंधला हो गया। मैं बहुत देर तक उस कागज को सीने से लगाकर बैठा रहा। उस दिन पहली बार मैंने महसूस किया कि कंगना मरकर भी मेरी जिंदगी को संवारने की कोशिश कर रही। लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसकी आखिरी इच्छा मेरी जिंदगी को एक ऐसे मोड़ पर ले जाएगी जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कंगना के जाने के लगभग 1 साल बाद तक मेरी जिंदगी एक जैसी ही चलती रही। सुबह उठना, काम पर जाना, शाम को लौटना और फिर उसी खाली घर में घंटों बैठे रहना। लोगों ने बहुत कोशिश की कि मैं सामान्य हो जाऊं। दोस्तों ने घुमाने ले जाने की कोशिश की। रिश्तेदारों ने दूसरी शादी की बात भी कई बार छेड़ी, लेकिन मैं हर बार बात टाल देता। मेरे लिए समय जैसे वहीं रुक गया था जहां कंगना मुझे छोड़कर गई थी। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी जिंदगी की दिशा बदल दी। उस दिन मैं ऑफिस से लौट रहा था। रास्ते में अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। मैंने कार सड़क के किनारे रोक दी। तभी मेरी नजर एक छोटी सी बच्ची पर पड़ी। वो शायद 7-8 साल की रही होगी। बारिश में भीग रही थी। फुटपाथ के किनारे बैठी रो रही थी। उसके कपड़े मैले थे और चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। मैं उसके पास गया। क्या हुआ बेटा? उसने डरी हुई आंखों से मेरी तरफ देखा। मम्मी नहीं मिल रहे। मैंने आसपास काफी देर तक पूछताछ की, पुलिस की मदद ली, लेकिन उस बच्ची का कोई पता नहीं चला। बाद में मालूम हुआ कि उसके माता पिता कुछ महीने पहले एक सड़क दुर्घटना में गुजर चुके थे और वो एक अस्थायी आश्रय गृह से भटक गई थी। उसका नाम सुनकर मैं कुछ पल के लिए जम सा गया। उसका नाम था महक। बिल्कुल वही नाम जो कंगना हमारी कभी न जन्म लेने वाली बेटी के लिए चुनकर गई थी। उस रात में सो नहीं पाया। बार बार मुझे कंगना की चिट्ठी याद आती रही। अगर कभी हमारी बेटी होती तो मैं उसका नाम महक रखती। क्या ये सिर्फ संयोग था? शायद। लेकिन उस संयोग ने मेरे दिल में कुछ बदल दिया। अगले कई हफ्तों तक मैं उस बच्ची से मिलने जाता रहा। धीरे धीरे वो मुझसे घुलने मिलने लगी। पहले मुझे अंकल कहती थी, फिर मेरी राह देखने लगी। एक दिन मैंने उससे पूछा, अगर तुम्हें एक घर मिल जाए जहाँ कोई तुम्हारा इंतजार करे तो जाओगी? उसने मासूमियत से पूछा, वहां कोई मुझे छोड़कर तो नहीं जाएगा? उस सवाल ने मेरा दिल चीर कर रख दिया। मैंने उसके सिर पर हाथ रखा। नहीं। कुछ महीनों बाद, कानूनी प्रक्रिया के बाद, महक मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गई। जब पहली बार वो मेरे घर आई तो मुझे लगा जैसे कई साल बाद इस घर में फिर से सांसें लौट आई हों। उसकी खिलखिलाहट दीवारों से टकराकर पूरे घर में फैल जाती थी। उसके खिलौने हर जगह बिखरे रहते थे। उसकी छोटी छोटी जिदें मुझे परेशान भी करती थी और खुश भी। कई बार मैं उसे देखकर सोचता कि शायद कंगना कहीं ना कहीं बैठकर मुस्कुरा रही होगी। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। महक अब 10 साल की हो चुकी थी। एक दिन स्कूल में उसके वार्षिक समारोह का कार्यक्रम था। मैं पहली पंक्ति में बैठा था। कार्यक्रम खत्म होने के बाद एक टीचर, जिनका नाम मंजुला था, बच्चों को मंच से नीचे उतार रही थी। उसी दौरान मेरी नजर उन पर पड़ी और ना जाने क्यों मैं कुछ सेकंड तक उन्हें देखता रह गया। साधारण चेहरा, साधारण कपड़े, लेकिन आंखों में वही अपनापन था जो किसी इंसान को खास बना देता है। उन्होंने महक की बहुत मदद की थी। महक भी उन्हें बहुत पसंद करती थी। धीरे धीरे हमारी मुलाकातें बढ़ी। पहले स्कूल की पेरेंट्स मीटिंग में, फिर कभी कभी किसी कार्यक्रम में, फिर फोन पर। और एक दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं महीनों बाद किसी से खुलकर बात कर पा रहा हूँ। लेकिन उसी एहसास के साथ एक अपराध बोध भी आया। क्या मैं कंगना को भूल रहा था? क्या मैं उससे किए गए प्यार को धोखा दे रहा था?
मैं कई रातों तक इसी उलझनों में रहा। फिर एक दिन मैंने कंगना की डायरी फिर से खोली। उसकी वही आखिरी चिट्ठी सामने दी। अगर कभी किसी से प्यार हो जाए तो खुद को मत रोकना। मैं देर तक उस लाइन को देखता रहा और पहली बार मुझे लगा कि शायद प्यार का मतलब किसी की यादों में कैद हो जाना नहीं होता। प्यार का मतलब उस इंसान की खुशी को अपने बाद भी जीवित रखना होता है। कुछ महीनों बाद मैंने मंजिला को सब सच बता दिया। कंगना के बारे में, उसकी बीमारी के बारे में, उसकी चिट्ठी के बारे में, सब कुछ। मंजुला काफी देर तक चुप रही, फिर बोली, मैं कभी उनकी जगह नहीं ले सकती। मैंने कहा, मैं भी ऐसा नहीं चाहता। उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, फिर शायद हम दोस्ती से शुरुआत कर सकते हैं। वहीं से एक नया सफर शुरू हुआ। धीरे धीरे महक भी हम दोनों के और करीब आ गई। और पहली बार इतने वर्षों में मुझे लगा कि जिंदगी सिर्फ छीनती ही नहीं है, कभी कभी बहुत देर से सही, लेकिन कुछ लौटाती भी है। शादी के दिन मैं तैयार होकर आईने के सामने खड़ा था। अचानक मेरी नजर अलमारी के उस कोने पर गई जहां आज भी कंगना की डायरी रखी थी। मैंने उसे निकाला, आखिरी चिट्ठी खोली और बहुत देर तक उसे देखता रहा। फिर मुस्कुराकर कहा, देखो कंगना, मैं वादा निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार ये आंसू सिर्फ दर्द के नहीं थे। इनमें कृतज्ञता भी थी, उस लड़की के लिए जिसने मुझे जीना सिखाया और मरते वक्त भी मेरे लिए जीने की वजह छोड़ गए। उस शाम जब शादी की रस्में खत्म हुई तो महक दौड़ती हुई मेरे पास आई। उसने मेरा हाथ पकड़ा और बोली, पापा आज आप खुश हो ना? मैंने उसकी तरफ देखा, फिर आसमान की तरफ जहां कहीं ना कहीं मेरी पहली मोहब्बत बसती थी, और मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, आज मैं बहुत खुश हूँ। उस रात मुझे लगा कि कुछ लोग सचमुच कभी नहीं जाते। वो हमारे साथ रहते हैं, हमारी यादों में, हमारी आदतों में, हमारी मुस्कान में, और उन लोगों में जिन्हें हम उनके जाने के बाद भी प्यार करना नहीं छोड़ते। दोस्तों, क्या आपको मेरे फैसले ठीक लगे? क्या कंगना के बाद मंजुला को अपनी जिंदगी में शामिल करना सही था? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।